आज की डेट में ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र जो हैं, जनसेवा केंद्र यूज़र जो हैं उसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्वर एरर का एक इशू शो कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश। स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं हम गूगल क्रोम में। वहाँ पे सर्च करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। जैसे ही हम ई डिस्ट्रिक्ट यूपी सर्च करेंगे सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी। पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है edistrict.up.gov.in। दोस्तों ये वेबसाइट जो है लगभग एक वीक से ऊपर हो रहा है, तब से वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर पा रही, क्योंकि वेबसाइट की जो हार्ड डिस्क थी, वेबसाइट में जो ऑलरेडी डेटा सेंटर था, वहाँ पे जो डेटा जहाँ पे स्टोर होता था उसमें प्रॉब्लम आ गई। आने के बाद वेबसाइट पे काफ़ी सारे इशू क्रिएट हो चुके हैं। देखिए ऊपर लिख के आ रहा है ई डिस्ट्रिक्ट इज टेम्परेली आउट ऑफ ऑर्डर ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द स्टोरेज हार्डवेयर। ऑल डेटा रिस्टोरेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड विल टेक सम मोर टाइम टू गेटिंग ऑल डेटा रिस्टोर्ड। हाउएवर एप्लीकेंट में अप्लाई फॉर कास्ट इनकम एंड डोमिसाइल सर्विस वाई ई साथी पोर्टल ऑनलाइन सिटीजन सर्विस इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। इसका मतलब ये है कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है अस्थायी रूप से इस समय वर्क नहीं कर पा रहा है। इस पर जो हार्डवेयर की समस्या आ चुकी थी, जैसे आपके मोबाइल में हार्डवेयर के लिए आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है या आपका एक्सटर्नल एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव होती है, ठीक इसी प्रकार से किसी भी वेबसाइट का उसका हार्डवेयर स्टोरेज के रूप में उसका डेटा सेंटर होता है। क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट जितनी भी वेबसाइटें होती हैं उन सभी को एनआईसी हैंडल करता है। एनआईसी के माध्यम से सारी वेबसाइटें जो होती हैं प्रकार से विकसित की जाती हैं। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी उत्तर प्रदेश राज्य इकाई लखनऊ द्वारा विकसित। तो यहाँ पे जो इशू बन के आ रहा है ये काफ़ी दिनों से आ रहा है। जो ओल्ड डेटा है वहाँ पे वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। अभी फ़िलहाल रिकवर नहीं हो पा रहा है, या रिकवर नहीं हो पा रहा है या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी एनआईसी कुछ जारी नहीं किए हैं। फिलहाल उसने बताया है। फिलहाल जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है ये एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसमें जो डाटा रिस्टोरेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है, इसमें अभी समय लगेगा। तब तक आप अपने डेटा को न्यू अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप आजाद निवास ऑनलाइन करते हैं तो उसकी मदद से आप ई साथी पोर्टल के माध्यम से न्यू ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीएससी बेली या कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक हैं या आपके पास सहज जनसेवा केंद्र की आईडी है, आप उस पर प्रेजेंट टाइम पहले से काम कर रहे थे, तो आपको ई साथी पोर्टल पे ऑनलाइन न करके आपको वेट करना है तब तक जब तक आपका ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रियाएं शुरू नहीं हो जाती। क्योंकि ई साथी पोर्टल पे आप जब भी आजाद निवास बनाते हैं तो वहाँ पे जनसेवा के संचालक का वहाँ पे नाम पब्लिश नहीं किया जाता है, जो आगे चल के कहीं बहुत सारे कतिपय कारणों से दिक्कत भी होने लगते हैं। चूँकि इससे पहले भी बताया गया है कई बार कि ई साथी पोर्टल जनसेवा केंद्र संचालक जो हैं एज ए बिजनेस के रूप में यूज़ न करें, उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई भी होंगी। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जब तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे सारी समस्याएं सही नहीं हो जाती तब तक आप वेट करिए। फिलहाल आज की डेट में आज 17 जनवरी 2023 है। आज की डेट में ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र जो हैं, जनसेवा केंद्र यूज़र जो हैं उसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्वर एरर का एक इशू शो कर रहा है। क्योंकि जनसेवा केंद्र जो होता है या ई डिस्ट्रिक्ट जो लॉगिन किया जाता है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। नया टैब ओपन होने के बाद पहले की बात ही इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप कैप्चा को फिल कर पाएंगे, यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के उपरांत आप देख पा रहे हैं वेबसाइट हमारी पूर्ण रूप से ऑलरेडी पहले की भांति ही लॉगिन हो चुकी है। क्योंकि आईडी पूरी लॉगिन हो चुकी है, अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि हमारे पुराने जो प्रमाण पत्र हैं क्या जारी हुए हैं या नहीं। तो इनबॉक्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इनबॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जाति का ऑप्शन चुनेंगे, उसके बाद शो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसी समस्याएं अगर आनी दिखाई दे रही हैं सर्वर एरर का, तो इसका मतलब यही है कि अभी जो वेबसाइट है, जो एनआईसी है, पुराने डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुराना डेटा जब तक रिकवर नहीं हो पाएगा तब तक ये समस्याएं शो होती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे पुराना डेटा ही जब रिकवर हो पाएगा उसी के माध्यम से सारी कैलकुलेशंस शो होंगी। तो
पुराने दस्तावेज रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से स्टेटस चेक करना चाहें, कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी आवेदन संख्या हम यहाँ से डाल के दर्ज करने पर क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा जाता है यू आर नॉट ऑथराइज्ड। तो इसका मतलब यही है कि ये भी पुराना डेटा रिकवर नहीं हो पाया है। जब तक पुराना डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा तब तक आपको ऑथराइज नहीं है कि आप डेटा को रिकवर यहाँ से चेक कर पाएँ कि पहले से जो ऑनलाइन किया गया प्रमाण पत्र है वो इस समय कहाँ पर पहुँचा है या कार्यवाही क्या उस पर चल रही है। यहाँ से वापस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप MIS रिपोर्ट पे जाके यहाँ से नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये MIS आप सबमिटेड एप्लीकेशन। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट के बीच का हमको चेक करना है कि जिस डेट के बीच में हमने प्रमाण पत्र पिछली बार बनाए होंगे उसके बीच का हमको अगर चेक करना तो यहाँ उस डेट को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे और आज तक के अगर हमको चेक करना है तो यहाँ पे आज की डेट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद व्यू रिपोर्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद पूरा डेटा आपके पास शो कर जाएगा कि आपने इन दिनों में कितने आपने ऑनलाइन किए थे, कितने बन चुके हैं, कितने क्या है, सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा आय प्रमाण पत्र जो है, अगर आप आय प्रमाण पत्र की जाँच करना चाहते हैं तो यहाँ कुल भरे गए आवेदन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने लोडिंग हो जाएंगे, यहाँ पे सारे प्रमाण पत्रों की जानकारी आपको शो कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये प्रमाण पत्र है, जैसे ये आवेदन संख्या है जो यहाँ पे लिख के आ रहा है कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इसका मतलब ये जो प्रमाण पत्र है ये ऑलरेडी जारी हो चुका है और ये कंप्लीटेड है। लेकिन यहाँ पे जो लिख के आ रहा है कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है, इसका मतलब ये है ये जो प्रमाण पत्र है ये लेखपाल के पास पहुंच चुका है। लेखपाल के पास अगर इस आवेदन संख्या का एक्सेस होगा तो वो अपनी कार्यवाही को पूर्णतः कंप्लीट कर उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, तब वो हमारे पास वापस आ पहुंचेगा। तो कुल मिला के ये बात है कि यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ से अपनी डेटा को देख सकते हैं और जानकारी अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक पुराने हम वेबसाइट पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम यहाँ से पेंडिंग की जानकारी अगर लेना चाहें कॉस्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप जितने भी सारी चीज़ें हैं आप वहाँ से कर पाएंगे। अभी कुछ इसमें बहुत सी चीज़ें अभी ओपन नहीं हो पा रही हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि पूर्णतः वेबसाइट को भी लॉन्च नहीं किया गया है। वेबसाइट में जो पूरा प्रॉब्लम बनी हुई है उसका डेटा भी रिकवर नहीं हो पाया है। अब हम जानेंगे कि किस तरह से नया प्रमाण पत्र जारी फीड किया जाए या नया प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन किया जाए। तो आज की वीडियो में अब हम ये जानेंगे कि निवास प्रमाण पत्र को किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है, वो भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से। दोस्तों 2023 में निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपनी आईडी को लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के उपरांत इस तरह का आपको ओवरव्यू शो करेगा। यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। अगर आपको निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना है तो इस पर क्लिक करना होगा। आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना है तो इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपको जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना है तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अक्सर लोग जो जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं अगर वो कोई रीजन नहीं बताते हैं इसलिए बनवाना है तो आपको सामान्यतः हिंदी पे क्लिक करना होता है। लेकिन अगर वो बताते हैं कि हमको सेंट्रल वाला बनवाना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश वाले पे क्लिक करना होगा। तो आज की वीडियो में हम निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे तो आपको ग्रामीण से अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। फिलहाल नगरीय या ग्रामीण पे जिस पे भी क्लिक करेंगे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रामीण का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको फिल करना कंपलसरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आवेदक जो होता है या प्रार्थी जिसका फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है कई बार ग्राम पंचायत की किसी दूसरे गांव में रहता है लेकिन उसका यहाँ पे गांव नहीं शो करने लगता है या उसका नाम यहाँ पे कोई गलत शो करने लगता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है लेखपाल के माध्यम से वो फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन केस में ग्रामीण का है फिर भी हम नगरीय पे क्लिक करते हैं। नगरीय पे क्लिक करने के उपरांत यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में फिल करना होगा। यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्रार्थी का नाम इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर उसके पिता का नाम, यदि किसी पुरुष का यहाँ पे फॉर्म फिल किया जा रहा है
तो वहाँ पे इसके पिता का नाम पड़ेगा। लेकिन अगर किसी महिला का यहाँ पे फॉर्म फिल किया जा रहा है और वो उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके पिता का नाम, लेकिन अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसके पति का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। इस पे क्लिक करके पति का नाम क्लिक करना होगा। लेकिन इन केस में हमारा इसमें इस फॉर्म में पुरुष का फॉर्म है तो यहाँ पे पिता का नाम उसके फिल करना होगा। पिता का नाम यहाँ फिल करने के बाद यहाँ पर माता का नाम भरना अनिवार्य है। जैसे ही माता का नाम यहाँ पे फिल कर पाएंगे, यहाँ पे मकान नंबर आपके पास है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो आपको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है मोहल्ला और पोस्ट। यहाँ पे मोहल्ला में आपको ग्राम, उसके बाद पोस्ट लिख के आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चुनना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा आपका प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तहसील को चुनना है। तहसील को चुनने के बाद यहाँ पे थाने को चुनना है। थाने को सिलेक्ट करने के उपरांत यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसके बाद जन्म स्थान को फिल करना है। यह कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपको फिल करने की आवश्यकता है। मोबाइल नंबर अगर आपको पता है तो मोबाइल नंबर इसमें फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है निवास की अवधि। अगर जन्म से है तो यहाँ पे जन्म से क्लिक करना है। अगर उसकी शादी हुई 1-2 साल से हुए या जितने साल से रह रहा है इस पते पे, उस पे यहाँ पे क्लिक करने के उपरांत यहाँ पे ऑप्शन आएगा जितने साल हो रहा है उतने साल से भर दीजिए। लेकिन इन केस में इसका जन्म से यहाँ पे निवास स्थान है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछा जा रहा है। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण में आप आवश्यक कार्य हेतु भी टाइप कर सकते हैं या जो एक्चुअल कारण हो या उसको भी आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल इनके केस में आधार कार्ड बनवाने के लिए इन्होंने अप्लाई करवाया है तो इसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या आपके पास पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। इसमें आपको नहीं पे क्लिक करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है अगर पहले भी जारी हुआ होता अगर जो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राशन कार्ड या परिवार आईडी कार्ड संख्या। यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे संलग्न शीर्षक पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप अपलोड करेंगे बड़ी ही सावधानी के साथ अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब आप फोटो कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे उसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे और आपका आवेदन भी अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो आपका आवेदन भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फोटो से सेलेक्ट करने के उपरांत इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ध्यान में रखना है जो फोटो का साइज होगा अधिकतम 50 KB ही होना चाहिए। यहाँ से अपलोड कर देंगे। फोटो यहाँ अपलोड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कृपया ध्यान दें आवेदन संशोधन की प्रक्रिया में संलग्न हटाने की सुविधा कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं है, अतः संलग्न सावधानी पूर्वक अपलोड करें। मतलब कि जो भी यहाँ चीज़ यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, फोटो है, आधार कार्ड है या निवास प्रमाण पत्र है या स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है, आप जो कुछ भी यहाँ पे अपलोड करेंगे उसको चेंजिंग नहीं कर पाएंगे फॉर्म को सबमिट करने के उपरांत या दर्ज करने के उपरांत। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ से अपलोड करना है, क्या है, इसके बारे में अगर जानकारी आपको नहीं तो आप कमेंट करना। आपके संबंधित से वीडियो में हम क्वेरी को सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ घोषणा पत्र को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के उपरांत इसका भी साइज जो होता है यहाँ पे जो इसका साइज होगा ये 100 KB के अधिकतम साइज में ही होना चाहिए। 100 KB के अंदर मान्य है लेकिन 100 KB के ऊपर मान्य नहीं है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है KB का साइज बनाते समय कि जो भी डॉक्यूमेंट हो वो पूर्ण रूप से क्लियर हो, ब्लर नहीं होना चाहिए, ताकि जब भी आपका लेखपाल जो होगा उसकी जांच जब करेगा तो उसको पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो अपलोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। 2 डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड है तो अन्य पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अन्य पे क्लिक करेंगे एक नया ऑप्शन शो करेगा। यहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उसको आप लिख लेंगे। जैसे हमारा आधार कार्ड है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड टाइप करके यहाँ से उस आधार कार्ड को चूज करके उस आधार कार्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देंगे। लेकिन इन केस में मेरे पास या इस आवेदक के
आधार कार्ड जारी नहीं हुआ है, इसीलिए उसने अपना डॉक्यूमेंट निवास प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहता है। तो इन केस में इसने प्रधान का निवास प्रमाण पत्र लगाया है। तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है प्रधान द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र। जैसे आप इतना इसमें टाइप करके आगे फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसका भी 100 KB के अंदर ही फाइल का होना चाहिए। यहाँ से निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार ही क्लिक करें, 2 बार आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमने 3 डॉक्यूमेंट्स को संलग्न कर लिया है या 3 डॉक्यूमेंट को अटैच कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को यहाँ से फिल करने के ऊपर के बाद दर्ज करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि आपने ये जो सारे 3 संलग्न अटैच किए हैं ये आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि दर्ज करने के उपरांत इनमें संशोधन की कोई प्रक्रिया संभव नहीं है। हम फॉर्म को दर्ज करने पर क्लिक कर देंगे या सबमिट कर देंगे। जैसे ही दर्ज करने पर क्लिक करेंगे एक विंडोज यहाँ से लोड होना शुरू हो चुकी है। आपको ध्यान रखना है जब तक ये विंडो पूरी लोड नहीं हो तब तक आपको वेट करना है। देखिए यहाँ से निवास प्रमाण पत्र जो है दर्ज हो चुका है। उसका आवेदन संख्या यहाँ पे शो करने लगा है, आवेदन की तिथि शो करने लगी है और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप जब चीज़ें सभी सही हों तो आप यहाँ से नीचे जाकर आपसे दर्ज करने पर फिर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। फ़ोटो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फ़ोटो दिखाई दे जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें बारी बारी आप इसको चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाई चांस आपने यहाँ पे इनकी माता का नाम जैसे गलत कर दिया है, आप इसको सही करना चाहें तो आवेदन संशोधित करने पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से नाम को चेंज कर पाएंगे। लेकिन इन केस में सारी चीज़ें हमारी सब सही हैं। ये सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तो आपको यहाँ पे दर्ज करने पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दर्ज करने पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ से पोर्टल लोड होना शुरू कर चुका है। इसका पेमेंट करने के लिए इसको रिडायरेक्ट कर दिए हैं सहज की आईडी पे। सहज की आईडी पे जैसे हम रिडायरेक्ट करेंगे यहाँ से अपनी पिन डाल लेंगे। पिन डालने के उपरांत यहाँ से हम अपने पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड को फिल करने के उपरांत यहाँ पे पर क्लिक कर देंगे। पे पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से पेमेंट इसका सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के उपरांत यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन हो गया है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करने की आवश्यकता है। इस पर आपको ज़रूर क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो अथॉरिटी है ये आपका प्रमाण पत्र क्लियर हो चुका है। आपको इसका आवेदन संख्या यहाँ से नोट कर लेना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से बैक बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे आपको मेन वेबसाइट पे फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी हमने जिस प्रमाण पत्र को फीड किया है इसको अब हम चेक कर लेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, कहाँ पे पहुँचा है। तो इसको हम यहाँ से एक स्टेटस का ऑप्शन आता है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ आवेदन की स्थिति है तो आवेदन संख्या डालेंगे। आवेदन संख्या फिल करने के उपरांत दर्ज करने पर क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी एसडीएम को अग्रेसित कर दिया गया है। तो यहाँ से हमने देखा कितनी ही आसानी से हम बड़ी आसानी से फीड कर पाते हैं और प्रमाण पत्र जो है ये एसडीएम के पास पहुँच चुका है। क्योंकि निवास प्रमाण पत्र है तो एसडीएम के पास सबसे पहले जाता है और जाति और आय प्रमाण पत्र अगर है आपके पास तो वो सबसे पहले तहसीलदार के पास जाता है आपकी तहसील के अनुसार। तो अब इसको हम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वापस पे क्लिक कर देंगे। मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो हमने देखा कितनी ही बड़ी आसानी से हमने निवास प्रमाण पत्र को फीड किया। क्योंकि इन केस में अभी डिस्ट्रिक्ट की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, लेकिन पुराने डेटा के संबंध में अभी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की गई है। अभी जल्द से जल्द हो सकता है इसको रिकवर कर लिया जाए। अगर आपके पास कई सारे प्रमाण पत्र थे जिनको ज़्यादा ज़रूरी हैं तो आप या तो नया उसका प्रमाण पत्र फिर से फीड कर दीजिए या तो आप वेट करिए। अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं या आपको नया डॉक्यूमेंट फीड कर देना। उसके बाद जब भी आप अपनी सारी सेवाओं का काम निपटा चुके हों तो यहाँ से लॉग आउट ज़रूर कर दें। लॉग आउट करने के उपरांत ही आप वेबसाइट को बंद करें। तो देखा आपने कितनी ही आसानी से हमने
बड़ी ही आसानी से हमने निवास प्रमाण पत्र को फीड किया और कैसे काम करता है, क्या क्या है चीज़ें, सब कुछ आपको दिखाई दी।